बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम MM एकेडमी की संडे टेस्ट के फिजिक्स पोर्शन को डिस्कस करते हैं जो 3 अगस्त 2025 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 है वोल्ट डिवाइड बाय एम्पेयर इज इक्वल टू। तो हमारे पास वोल्ट डिवाइड बाय एम्पेयर ये बराबर है ओम की, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V ओवर R या R इज इक्वल टू V ओवर I, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास वोल्टेज सेम होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज। तो जब टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट हो तो ओम लॉ क्या होते हैं, वैलिड होती है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है अ वायर ऑफ रेडियस r हैज रेजिस्टेंस r if it is stretched uniformly to a wire of radius r divided by 2 then the resistance of the wire becomes। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लेकिन इसको आसान तरीके से इस तरह क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला है। When a wire is stretched uniformly its volume remain constant। इसकी वॉल्यूम क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो आर न्यू मालूम करने के लिए एक फार्मूला है n पावर 4 r1, जबकि n हमारे पास डिनोमिनेटर ऑफ r है। तो इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर ऑफ r क्या है, 2 है, तो आप 2 पर क्या ले ले, 4 पावर ले ले। 2 पर जब मैं 4 पावर लेता हूँ तो इससे क्या आता है, 16 आता है, तो इसलिए r न्यू r2 इज इक्वल टू 16 r1। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ये तो मैंने एक शॉर्टकट बताई आपको, अगर आप इसको सॉल्व करना भी चाहते हैं तो वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग। तो इससे हम लेंथ मालूम करेंगे कि अगर हमारे पास आर चेंज होता है तो लेंथ पर कितना असर पड़ेगा। तो लेंथ पर यह असर पड़ेगा कि एल न्यू इज इक्वल टू 4L, मतलब जो न्यू लेंथ होगा वो हमारे पास 4L1 के बराबर होगा। और एरिया में हमारे पास आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर, तो आर हमारे पास क्या हो गया है, हाफ हो गया। तो आप आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 लिख लें इसके लिए। तो जब मैं 4 ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो इससे आता है 16 r1, लेकिन ये तरीका जो है ये थोड़ा लेंथी है, इसलिए मैंने शॉर्टकट आपके साथ शेयर किया है। आप क्या करें, n4 r1 इससे मालूम करें, तो इससे आता है 16 r1। बाकी ये तरीका भी मैंने यहाँ लिखा है, अगर आप इस तरीके को भी अप्लाई करना चाहे तो ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 सेल्स ईच ऑफ EMF E आर जॉइंड इन पैरेलल। 5 सेल्स हैं, हमने क्या किया है, पैरेलल में उनको ज्वाइन किया है। तो टोटल EMF ऑफ कॉम्बिनेशन इज, तो टोटल EMF पैरेलल में हमारे पास सेम रहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 रेजिस्टर्स of 2 ohm, 3 ohm and 5 ohm are connected in parallel across a 10 volt battery। 3 रेजिस्टर्स है, 2 ohm, 3 ohm और 5 ohm, हमने कनेक्ट किए हैं उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर, तो 3 ओम रजिस्टर, 5 ओम और 2 ओम सारे के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, जो पोटेंशियल होगी वो हमारे पास सेम होगी, क्योंकि हमने अभी कहा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी 10 वोल्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर varies with its length, no, varies with its cross section, no, varies with its mass, no, does not depend on its length, cross section and mass। ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। रेजिस्टिविटी जो है एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, मटेरियल के साथ चेंज होती है, एंड डिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस है, जो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है फार्मूला फॉर पावर इज P इज इक्वल टू IV, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है इज कंपेयर टू 10 वायर्स थिक वायर सेव। 10 वायर्स के बजाय थिक वायर्स को जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस को जब फार्मूला हुए है R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई ए, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ए, जिसकी एरिया ज्यादा हो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लेस रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 10 है अ बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R हैज EMF E व्हेन लोड R इज इक्वल टू R। इंटरनल लोड जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास किस चीज के बराबर हो गई, इंटरनल रेजिस्टेंस की। इज कनेक्टेड अक्रॉस एट द टर्मिनल वोल्टेज विल बी, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। तो हमें पता है कि बैटरी की जो EMF होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास स्मॉल r है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो लोड है हमारे पास वो कैपिटल R से हम डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि जो लोड के रेजिस्टेंस है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दोनों क्या है, सेम है। तो फिर इस फार्मूले से हम मालूम करते हैं जो वोल्टेज डिवाइडर रूल है इसके मुताबिक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू R डिवाइड बाई R प्लस R टाइम्स द टोटल EMF।
कि R डिवाइड बाई R प्लस R को जब मैं टोटल EMF से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे क्या आता है, टर्मिनल उल्टा जाता है। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करें, V टर्मिनल इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाई R डिवाइड बाई R प्लस R, जबकि कैपिटल R और स्मॉल r हमें पता है कि ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम है। तो इससे आएगा हमारे पास E इंटू R डिवाइड बाई 2R, R के साथ कैंसिल होगा तो E डिवाइड बाई 2, ऑप्शन नंबर E डिवाइड बाई 2 इज करेक्ट। E डिवाइड 2 हमारे पास ऑप्शन C है, सो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। Question number 11 है, a current of 4.8 ampere is flowing in a conductor. The number of electron passing through any cross section per second is. तो हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो इससे डिराइव करते हैं, I इज इक्वल टू एन ई। एन हमारे पास नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो n इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई ई। आई हमें दिया है 4.8 एम्पेयर और हमारे पास जो E है 1.6 क्रॉस 10 टू पावर माइनस 19 कुलम। ये जब ऊपर जाता है तो प्लस 3 बनेगा और 4.8 को जब मैं 1.6 के साथ डिवाइड करता हूँ तो इससे आता है 3, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, वायर हैज रेजिस्टेंस 12 ओम। एक वायर है, इसकी रेजिस्टेंस 12 ओम है। इट इज बेंड इन द पाम ऑफ अ सर्कल, उसको हम एक सर्कल बनाते हैं। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट अक्रॉस डायमीटर इज। तो इसके डायमीटर के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो क्या होगी। तो हमें पता है कि 2 सेमी सर्कल इज इन पे, जो 2 सेमी सर्कल है ये हमारे पास फिर क्या होगी, पैरेलल में होगी। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेमी सर्कल हमारे पास बराबर होगी 12 ओम डिवाइड बाई 2, तो इससे आता है 6 ओम। मतलब ईच सेमी सर्कल का जो रेजिस्टेंस होगा वो 6 ओम के बराबर होगा। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फार्मूला से हम रेजिस्टेंस मालूम करते हैं, 1 ओवर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो इज इक्वल टू 1 ओवर आर 1 प्लस 1 ओवर आर 2। तो दोनों 6 6 है, 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 6 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 6 आर 1 ओवर 3। तो 1 ओवर आर इक्विवेलेंट 1 ओवर 3 के बराबर है, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 ओम। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाई शुड रेजिस्टेंस बी इंट्रोड्यूस इन अ सर्किट। तो हम रेजिस्टेंस को क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं सर्किट में, टू डिक्रीज करंट और लिमिट करंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, देयर आर 3 बल्ब्स ऑफ 60 वाट, 100 वाट एंड 200 वाट। विच बल्ब हैज द थिकेस्ट फिलामेंट। तो जिसके वाट ज्यादा हो इसका मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हायर वाट बल्ब्स हैव थिकर फिलामेंट, लोअर रेजिस्टेंस, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। रेजिस्टेंस अगर कम है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एरिया हमारे पास क्या है, ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ऑल मेटल इज मोस्टली इफेक्टेड बाय। तो टेम्परेचर में, मैंने अभी आपको कहा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारे पास सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो थ्योरम है इसके मुताबिक हमारे पास मैक्सिमम पावर कब डिलीवर होगी, जब इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 पावर 4 गाज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2 पैरेलल वायर्स कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन। 2 पैरेलल वायर्स है, एक ही डायरेक्शन में करंट को कैरी करती है, तो दे विल अट्रैक्ट वन अनदर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये 18 और 19 जो एमसीक्यूज है ये दोनों आप अपने साथ याद रखिए। दोनों की जो कॉन्सेप्ट है मिलती जुलती है, लेकिन एक में अट्रैक्ट वन अनदर और दूसरे में रिपेल वन अनदर। लेकिन इसमें वायर का जिक्र किया है, 19 में बीम ऑफ प्रोटॉन का जिक्र किया है। तो 19 है, 2 बीम्स ऑफ प्रोटॉन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दे विल रिपेल ईच अदर। तो बीम्स ऑफ प्रोटॉन की बात अगर की हो तो फिर दे विल रिपेल ईच अदर। अगर वायर की बात की हो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें पता है कि न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल है, सो ये डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट रहती है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क, हेंस काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एफ ई एंड प्रोटॉन इज एफ पी, देन विच वन इज करेक्ट। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के मुताबिक फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो जिसकी मास कम हो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन, लेकिन कौन सी फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है,
maximum power 100 watt is transferred to a load resistor 2 ohm. The internal resistance of a source is, तो उधर लिखा है कि मैक्सिमम पावर, जब मैक्सिमम पावर की बात की है तो हमें पता है कि मैक्सिमम पावर आउटपुट का जो थ्योरम है उसमें हमारे पास लोड रेजिस्टर और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 2 ओम। Question number 24 है, a neutron is moving with velocity 10 meter per second, enters perpendicular in a magnetic field 10 Tesla, the force on it। तो इस पर क्या फोर्स लगेगी, जीरो, क्योंकि न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल है। मैग्नेटिक फील्ड exert no force on neutron, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम एट एंगल। तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर है बी ए cos थीटा, जबकि cos थीटा जब जीरो हो तो हमारे पास जीरो का जीरो 1 के बराबर है। तो cos 0 पर मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम होते हैं और cos 90 पर जीरो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हेन अ मैग्नेटिक फ्लक्स इज 50% ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स देन एंगल विल बी। तो हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स कब होते हैं, जब थीटा हमारे पास जीरो हो। अब ये कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स की 50% हो, इसका मतलब है कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स 1/2 ऑफ मैक्सिमम आ जाए। तो 1/2 ऑफ मैक्सिमम ये कब आएंगी, जब एंगल हमारे पास 60 डिग्री हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 50% मीन्स हाफ ऑफ मैक्सिमम। पर मैक्सिमम cos थीटा हमारे पास 1 के बराबर होते हैं, और 1 के कब बराबर होते हैं, जब थीटा हमारे पास जीरो हो। तो cos कब 0.5 या 1/2 के बराबर होते हैं, तो जब थीटा हमारे पास क्या हो, 60 डिग्री हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। तो वेबर इसका एसआई यूनिट है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंटर परपेंडिकुलर इन अ मैग्नेटिक फील्ड हैविंग आइडेंटिकल मोमेंटम, विच वन विल शो मोर डिफ्लेक्शन। तो बोथ विल शो सेम डिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्योंकि रेडियस का जो फार्मूला है वो हमारे पास बराबर है पी डिवाइड बाई क्यू बी, सेम मोमेंटम एंड चार्ज मैग्नीट्यूड सेम डिफ्लेक्शन। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन अ सर्टेन रीजन देयर इफेक्ट्स ओनली मूविंग चार्ज। सिर्फ मूविंग चार्जेस पर क्या होती है, इफेक्ट होती है, असर होती है। इट मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट ओनली मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो मूविंग चार्जेस पर भी इफेक्ट करते हैं और स्टेशनरी चार्जेस पर। लेकिन यही कहा है कि सिर्फ मूविंग चार्जेस पर इफेक्ट होती है, एक रीजन है, स्टेशनरी चार्जेस पर इफेक्ट नहीं होती। तो इसका मतलब है कि सिर्फ यहाँ कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट बोथ स्टेशनरी एंड मूविंग चार्जेस व्हाइल अ मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट्स ओनली मूविंग चार्जेस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, a proton enters a magnetic field toward east which is directed toward north, in which direction will it be deflected। तो अपवर्ड हम इसको राइट हैंड रूल से भी मालूम करते हैं और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी मालूम करते हैं। जब राइट हैंड रूल हम यूज करते हैं तो तम को हम वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखते हैं। वेलोसिटी हमारे पास किस साइड पे है, ईस्ट साइड पर। फिंगर्स को हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखते हैं, और फिंगर्स को इस केस में हम नॉर्थ के डायरेक्शन में रखेंगे। तो पाम का जो पेस है वो अपवर्ड आता है। अब अपवर्ड जो पेस है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपवर्ड इज करेक्ट। इसको हम अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी मालूम करें तो इससे अपवर्ड आता है। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, वरना मैं आपको वो प्रैक्टिकली दिखा भी सकता था कि इस किस तरह ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 20 ओम, इफ द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर इज डबल देन रेजिस्टेंस विल बी। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है उसमें रेजिस्टेंस एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, और एरिया हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डायमीटर की स्क्वायर की। एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर। अब अगर डायमीटर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस बिकम 1/4। तो व्हेन डायमीटर इज डबल, तो जो आर न्यू होगा वो हमारे पास बराबर होगा R1 डिवाइड बाई 4। R1 हमारे पास 20 है, 4 फार्मूले का है, 20 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 5। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है, द फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल बी, ऑप्शन नंबर ए क्यू वी क्रॉस बी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 2 मीटर
लेंथ हमारे पास 2 मीटर है, करंट हमारे पास 2 एम्पेयर है, प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टेस्ला, बी हमारे पास क्या है 3 टेस्ला है। द फोर्स ऑन इट, तो फोर्स का फार्मूला है हमारे पास F इज इक्वल टू बी आई एल, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है अ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इनसाइड अ क्लोज सरफेस द फ्लक्स थ्रू इट, तो बार मैग्नेट अगर हम एक क्लोज सरफेस के अंदर रखें तो इससे फ्लक्स जीरो होंगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो, Gauss's laws for magnetism, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज रो इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल एंड डायमीटर इज आल्सो डबल देन इट्स न्यू रेजिस्टिविटी विल बी, तो न्यू जो रेजिस्टिविटी होगी वो भी हमारे पास रो होगी, क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए, ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, बाकी ये मटीरियल डिपेंडेंट है, लेंथ डायमेंशनल डिपेंडेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 100 ओम देन इट्स कंडक्टेंस विल बी, तो कंडक्टेंस हमारे पास बराबर है 1 ओवर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 1 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस की जगह आप 100 पुट करें तो इससे आता है 0.01 साइमन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये थी फिजिक्स पोर्शन की एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।